भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बल्कि यूं कहें कि एक बुनियादी बदलाव हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। 2025 और 2026 में पूरे सिस्टम को उसकी नींव से ही दोबारा खड़ा किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब भारत के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चलाने वाले इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की नौबत आई तो आई क्यों? देखिए, इन सुधारों को समझने के लिए हमें पहले उन समस्याओं को देखना होगा जिनकी वजह से ये सब जरूरी हो गया। आखिर सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ी थी? नींव में वो कौन सी दरारें थीं जिन्हें भरने की जरूरत थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी सिस्टम के स्ट्रक्चर में। मतलब एक उलझा हुआ जाल था। हायर एजुकेशन को यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी कई अलग-अलग संस्थाएं कंट्रोल कर रही थीं। अब इससे होता ये था कि नियम अक्सर एक दूसरे से टकराते थे, संस्थानों के लिए कंफ्यूजन और बेहिसाब देरी होती थी। कोई एक सिंगल क्लियर फ्रेमवर्क था ही नहीं। और दूसरी बड़ी समस्या थी समानता और सुरक्षा की। ये मामला इतना गंभीर था कि देश के सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए जो 2012 के नियम कायदे थे वो पूरी तरह से बेअसर हैं। उनमें बहुत बड़ी-बड़ी खामियां हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए पहला समाधान लाया गया है इस पूरे उलझे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बड़ा संरचनात्मक सुधार। और इस समाधान का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए। इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है, सारी अलग-अलग रेगुलेटरी बॉडीज को खत्म करके एक ही मजबूत संस्था बनाना ताकि गवर्नेंस आसान हो सके। तो ये विलय काम कैसे करेगा? आप देखिए, 3 बड़ी और जानी-मानी संस्थाएं यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन सभी को एक साथ मिलाकर एक सिंगल शक्तिशाली अथॉरिटी वीबीएसए बनाई जा रही है। अब वीबीएसए के अंदर भी शक्तियों को बहुत सोच समझ के 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। पहला है एनएचईआरसी, जो नियम बनाने और अप्रूवल देने का काम देखेगा। दूसरा है एनएससी, जो संस्थानों को ग्रेड देकर उनकी क्वालिटी जांचेगा। तीसरा जीईसी, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और सिलेबस तय करेगा। और चौथा है एचईजीसी, जो फंडिंग के नियम बनाएगा। ये बंटवारा इसलिए जरूरी है ताकि नियम बनाने वाले, पैसे देने वाले और क्वालिटी जांचने वाले सब अपना अपना काम आज़ादी से कर सकें। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े समाधान पर। ये वो समाधान है जो सीधे तौर पर कैंपस में भेदभाव और सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा है और ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी है। ये नए नियम कोई आम सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त निर्देश के बाद बनाए गए हैं। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों के बाद कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पुराने कमजोर गाइडलाइंस को हटाकर एक मजबूत, समय पर काम करने वाला और लागू करने लायक फ्रेमवर्क बनाया जाए। अगर पुराने और नए नियमों को देखें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। 2012 की गाइडलाइंस बस सलाह जैसी थी, मानना या न मानना मर्जी पर था। लेकिन 2026 के नियम कानूनी तौर पर अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं। अब संस्थानों की सीधी जवाबदेही तय की गई है और अगर नियम नहीं माने तो सख्त सजा का प्रावधान है, फंडिंग कटने से लेकर कॉलेज की मान्यता रद्द होने तक। इन नई नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अब कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे, जैसे कि समान अवसर केंद्र बनाना, कैंपस इक्विटी कमेटी बनाना, एक इक्विटी ऑफिसर को नियुक्त करना। इतना ही नहीं, 24 घंटे चलने वाला एक शिकायत सिस्टम और शिकायतों की तुरंत जांच के लिए मोबाइल इक्विटी स्क्वाड बनाना भी अब हर संस्थान के लिए जरूरी कर दिया गया है। और जैसा कि अक्सर इतने बड़े बदलावों के साथ होता है, यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इन नए समानता नियमों को लेकर एक जोरदार राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। इस बहस के केंद्र में 2 बिल्कुल अलग-अलग सोच हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये नियम सामाजिक न्याय के लिए बेहद जरूरी हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं इन नियमों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल ना हो। जो लोग इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं, उनका तर्क सीधा है। उनका कहना है कि हाशिए पर रहने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की दशकों से जरूरत थी, क्योंकि पुराने गाइडलाइंस तो पूरी तरह फेल हो चुके थे। इससे संस्थानों की जवाबदेही तय होगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं।
उनका कहना है कि भेदभाव की परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक रखी गई है और झूठी शिकायतों से बचने के लिए कोई साफ सुरक्षा उपाय नहीं है। उन्हें डर है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और कैंपस में एक डर का माहौल बन सकता है। इन्हीं खास चिंताओं की वजह से अब ये मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कानूनी चुनौतियां दी जा रही हैं और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां एक जनहित याचिका यानी PIL भी दायर कर दी गई है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये दोहरा कायापलट, एक तरफ सिस्टम का ढांचा बदलना और दूसरी तरफ समानता के लिए सख्त नियम लाना, भारत के लगभग 45,000 कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए वाकई एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायसंगत और शानदार भविष्य बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।